बच्चों को पता होना चाहिए कि बीएफएसआई अगर सेक्टर में वो जा रहे हैं जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें होने वाली हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। एक ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट। 5 एरियाज हैं या स्किल्स हैं जो मुझे लगता है कि उनके पास होनी चाहिए। सबसे ऊपर अगर एक स्किल है वो है कम्युनिकेशन। सर, एक वर्ड है सेल्स, और बहुत ही लोग डरते हैं सेल्स से। कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को उस पोजीशनिंग कर सकता है उस मार्केट में जहाँ पर वो इंट्रोवर्ट है और फिर भी उसे सेल्स करना है। बिकॉज सेल्स इज नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, सेल इज फुलफिलिंग द नीड ऑफ अ। हमारा जो यूथ है कमा सब रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सेविंग, अभी पूछा जाए कि हाँ सबके अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं रुपए, कितना सेव कर रखा है, मैं कहता हूँ 70-80% के पास पैसा नहीं मिलेगा जेब में। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। So my brother was there. Okay. He always said, "Piyush, save कर, Piyush एक काम कर, इस प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं." And I was like, अरे भैया क्या जरूरत है, अच्छा भला पापा ने घर दिया हुआ है, रह रहे हैं इसमें, 1 फ्लोर आपका 1 फ्लोर मेरा, ज्यादा है बाद में 2 फ्लोर और बना के रेंट पे चढ़ा देंगे। उस टाइम पे जो मेरे भाई ने मुझे एडवाइसेस दी वो मैंने नहीं सुनी। ऑडियंस को ये बताना चाहूँ कि सेविंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वी शुड ट्रैक अवर एक्सपेंसेस। स्टार्ट सेविंग एटलीस्ट 10% ऑफ योर मंथली सैलरी। आप उसको सेविंग अकाउंट में रखो, आप उसको एफडी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई पर्टिकुलर शेयर एक खरीद के डाल दो कि अगले 5 साल के लिए मैं, बट स्टार्ट से। एंड जितनी जल्दी आप करो, जितनी अर्ली आप करोगे उतना बेस्ट। तो मुझे एनआरआई सर्विसेज डिवीजन में ट्रांसफर किया गया या मैं मूव। एक मैम हमें पढ़ाती थी, मुझे नाम याद नहीं है उनका, लेकिन आई वाज वेरी गेट फैसिनेटेड विद द वे शी यूज्ड टू टॉक। आधे दिन की ट्रेनिंग के बाद मैम को कुछ काम आया और उन्होंने बोला कि मैं अभी 2 घंटे में आ रही हूँ, पीयूष यू टेक ट्रेन। एंड आई वाज लाइक, बोले नहीं आई नो यू कैन हैंडल इट। एंड द वर्ड्स वर लाइक आई कैन हैंडल। ट्रेनर्स जो देख रहे हैं उनको एक ऐसी टिप दीजिए जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। एज अ ट्रेनर यू नीड टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ योर सेशन और योर ट्रेनीज। आर दे लिसनिंग टू यू, आर दे गेटिंग एंगेज विद यू, आर दे कंफर्टेबल टू टॉक टू यू। मुझे आज भी याद है 1998 में मैं एक कंपनी में काम करता था और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश वो बहुत पुअर थी। ओके मतलब इतनी पुअर थी कि मेरे ऑफिस में एक पर्सन था, ही वाज फ्रॉम हैदराबाद एंड ही यूज्ड टू मेक अ फन ऑफ मी। मतलब डे इन डे नाइट, वेदर आई एम टॉकिंग टू हिम ओवर फोन, वेदर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इफ आई से एनीथिंग इन इंग्लिश। और उसकी एक बात मुझे हमेशा इंस्पायर भी करती। वो पता है वैसे तो वो मजाक में बोलता था, लेकिन कभी कभी वो सीरियस होकर ये बोलता था कि पीयूष तेरी इंग्लिश जितनी मर्जी खराब हो लेकिन तू जितने कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, ये बहुत सॉलिड थी। देयर टाइम वी यूज्ड टू हैव वन बुक रिटन बाय रेन एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर बुक। ओके, आई पिक अप दैट बुक। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग एआई से डर रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, रिसेंटली देयर इज अ न्यूज इन द पेपर, एक कंपनी ने 800 लोगों को एआई की आने की वजह से निकाला। लेकिन जब वही एआई उसका काम नहीं कर रहा था, उसने उन्हीं 800 लोगों को डबल सैलरी पे हाँ, आई हैव हर्ड दैट थिंग, हायर की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं द ग्रोथ हब पॉडकास्ट पर। आज हमारे बीच एक स्पेशल व्यक्ति हैं जो कि आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। उसके एक्सपर्ट हैं जो कि सेल्स की भी ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग देते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं कॉलेज में और बैंकिंग सेक्टर में भी उनका कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं हमारे डॉक्टर पीयूष मित्तल जी का। पीयूष सर, वेलकम टू द ग्रोथ हब पॉडकास्ट। Thank you, Vinit. Thank you so much. And I'm very happy to be here today with you and sharing my knowledge, experience with your audience. Thank you so much for inviting me. How are you feeling, sir? Oh, fantastic. Great. I'm feeling so energetic. Being, that podcast will go to thousands of people and they will be able to benefit from my experience. Great. तो मैं सर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जैसे कि बीएफएसआई, आपका कम्युनिकेशन, सेल्स रहेगा टॉपिक और फाइनेंशियल लिटरेसी एक तरह से, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस पूछना। Sure. सर, जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बीएफएसआई सेक्टर में जाने से पहले कि क्या उन्हें चूज़ करना चाहिए, कैसे वो जाएं, तो क्या ऐसे प्री रिक्विजिट होंगे कि बच्चों को पता होना चाहिए कि बीएफएसआई अगर सेक्टर में वो जा रहे हैं जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें होने वाली हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए उस फील्ड में जाने से पहले? Okay, so first of all, if I talk about educational qualifications,
So एक graduation is a must because any bank, insurance company, financial service company wants to hire any the employee. The minimum educational qualification is graduation, and it is not necessary that you have to be BCom or BBA. Anybody, whether BSc, BA, any educational qualification which we call undergraduate degree, they should have it. And then अगर हम बात करें कि स्किल्स कौन सी चाहिए, वैसे तो देखा जाए तो मैं अगर इसको कंसाइज करूं तो 5 एरियाज़ हैं या स्किल्स हैं जो मुझे लगता है कि उनके पास होनी चाहिए या उनको पहले से थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी चाहिए. बट इन सबसे ऊपर जो मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि सबसे ऊपर अगर एक स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज़ समथिंग विच मेक्स यू टू वर्क इन BFSI सेक्टर. द रीज़न, BFSI सेक्टर जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक सेक्टर है, जहाँ पे आपको डे टू डे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट समझाने पड़ेंगे, उनके बेनिफिट फीचर समझाने पड़ेंगे. सो सबसे ऊपर मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो सेकंड जो है वो है एक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस. तो छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं, अगर आप वो समझ लें कि जैसे बैंक क्या होता है या इंश्योरेंस कंपनी क्या है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, तो एक फंडामेंटल अगर आप सीख लें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, उससे एक बेस बन जाता है. फिर अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड स्किल की, तो वो है थोड़ी बहुत एक कंप्यूटर नॉलेज इन फॉर्म ऑफ एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स. बिकॉज बैंकिंग सेक्टर जो है और BFSI सेक्टर इज़ टोटली डेटा ड्रिवन. तो अगर आपको एक छोटा सा ये पता हो कि डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मुझे एक्सेल में काम करना है, छोटे मोटी बहुत छोटी छोटी बेसिक सी कमांड्स हैं, जैसे वी लुकअप हो गया या अपने पिवट कैसे करना है, एक्सेल में फार्मूलाज कैसे लगाना है, अगर वो आप सीख लें तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है. एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल लिटरेसी में हम बात करते हैं कि आपका जो बैंकिंग है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है आजकल. जैसे UPI बैंकिंग है, फिनटेक आजकल बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, देखा है हमने, जैसे फ़ोन पे हो गया, क्रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं. और उसके बाद जो एक, हालांकि बैंक्स या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग देती है, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा रेगुलेटरी गाइडलाइन समझ लें कि भाई जैसे बैंक है तो उसमें एक नॉर्मल चीज़ होती है KYC, नो योर कस्टमर, विच इज़ बेसिक इन एंटायर BFSI सेक्टर. चाहे आप इंश्योरेंस ज्वाइन करें, आप फाइनेंशियल कंपनी ज्वाइन करें, आप बैंक ज्वाइन करें, KYC इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, कैसे हम जो 2 नंबर का पैसा, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में या इंश्योरेंस कंपनी में करके उसको वाइट कर लें, तो वो थोड़ी बहुत नॉलेज अगर वो ले लें तो दैट वुड बी वेरी नाइस फॉर देम. सो इन माई ओपिनियन, इफ़ यू नो दीज 5 थिंग्स एज अ बेस, इट विल ओपन लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू टू गेट इनटू BFSI सेक्टर. ओके, जैसा कि अभी आपने डेटा एनालिस्ट की बात करी, तो क्या डेटा एनालिस्ट में क्या वो पहले अगर डेटा एनालिस्ट बनेंगे तब वो BFSI सेक्टर में जाएं, या फिर एक फेयर आइडिया हो उनको? नो, डेटा एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है. ओके. आई थिंक दैट फॉर एग्जाम्पल जब आपने एक रिलेशनशिप मैनेजर बैंक में ज्वाइन किया, ठीक है, तो वहाँ आपको एक सेट ऑफ कस्टमर्स दे दिया जाता है कि इन कस्टमर्स को आप डील करेंगे, ठीक है. तो उस केस में उनको ये देखना कि जो हमारा कस्टमर है उसका बेस क्या है, उसने कौन से प्रोडक्ट ले रखे हैं, या उसकी पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर वो करें तो उसको कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए. तो ये एक छोटा सा जो एनालिटिक्स पार्ट है कि आपने डेटा जो आपको मिला है, कौन आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, कौन मिड में है, किस तरीके से आप उनको चीज़ें पिच करें, वो एक एनालिसिस करना होता है सिंपल सा. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि एक्सेल में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो छोटे छोटे आप फार्मूलाज लगा के आप अपना फर्स्ट क्लास निकाल सकते हैं कि भाई अच्छा ये मेरे कस्टमर है जिनको मैं पहले अप्रोच करूँगा, ये मेरे कस्टमर है जिनको मैं सेकेंड लेग में अप्रोच करूँगा, और इस तरह से कंटिन्यूस चलता चला जाऊँगा. सो दैट इज़ वेयर द डेटा एनालिटिक्स इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज दे आर नॉट सपोज टू डू एनी कोर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स और समथिंग लाइक दैट. वो डे टू डे कोर्स में समझ आ जाता है. तो अगर एक बेस नॉलेज हो तो बहुत अच्छा. बहुत अच्छा, ग्रेट, थैंक यू.
moving to the next question. So when we talk about communication skills, when you have expertise in that, so when we see college students, they ignore these communication skills, right? They are only in learning the technical skills only, कि ये पढ़ लेता हूँ, पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, but how to deliver their interview, they forget to work on that. So what do you want to suggest about that what one can do to improve their communication skills when they want to go into corporate or they want to get any campus placement? So how communication skill will help them? ओके जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कंटिन्यूशन में, मैंने पहले ही बोला कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सी what happened these days, because I teach in colleges also, I go for corporate training also, I saw a lot of people, whether bank employees, whether college students of MBA final year, BTech final year student, they have the requisite knowledge from the point of view of academics. Okay, but they are not able to express it. They are not able to tell. ओके लेट्स से बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, उसको पूरा C++, पाइथन, जावा सब कुछ आता है, बट उससे ये पूछ लिया जाता है कि इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है, आप हमारी कंपनी को क्या इसका बेनिफिट दिला सकते हैं. तो वो इंटरव्यू में दे फॉल अपार्ट. और वो बोलते हैं कि मैंने आंसर तो सारे दिए थे, पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं किया. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि I've taken a lot of interviews also when I was in bank, whether I was in my last role in a university. They give the answer, but the answer is not been structured properly. They start from A, then jump to C, then go to F, then come back to B, and then go to H, I, J, K, और इस तरीके से वो चलते चले जाते हैं, जहाँ ये भूल जाते हैं कि कोई भी इंटरव्यूअर वो ये देखना चाहता है कि उसे ये तो पता है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कैसे करते हैं. कल को कोई नया आइडिया अगर आपको आएगा तो एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड कम्युनिकेशन स्किल. आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. They have done one study on it, and they said most of the graduates, undergraduate or postgraduates from their own university and other universities also lack one very basic skill. Okay. That is communication skills. They said communication skill is a something which actually tells you and also guide you that how to put your own thing in front of others, convince them and get it approved or that it applicable on it. जहाँ हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, so most of the time it has been seen colleges have very much ignoring this part. They are not making them go through interview skills, mock skills, basically personality GD, development. Yes, Right, they are lacking there. Yeah, they are lacking or like anything. Recently I concluded my session in SRM University. Okay. And I was teaching students of BBA and BCom one specific subject that has employability skills. Okay. There I whenever I used to talk to them and journal anything I discuss, because the campus was in Vijayawada, so most of the students from Andhra Pradesh who has a basic Telugu and all, so they have a very good knowledge whenever we talk journal things. But as soon as I told them that you come in the front of the class and give one presentation, most of them has such a big stage fear, and even if they come, they were like shivering or blank. Speechless. Yes, it happens. They have no words to talk. Exactly. So that is where I talk to them, I try to make them understand, and that is where the communication skill come into that. Same way, if I talk about a corporates, like people join organization like banks or insurance companies and all, and when they come for a normal induction training, because I give lot of induction training in BFSI sector, I just tell them, okay, you sit there and read one slide. And I found
that without any mishap, or let's say fumbling, or proper pronunciation, they're not able to read even a 2 lines. Oh. The reason? They are best in their work, they're the best in their sales, they go to the customer, everything is there, but they are not able to express themselves properly, and many time it happens because of that customers don't buy things from them. Exactly. So again, I will make this point for my listeners here. The communication skill is one of the topmost priority, whether it is from the colleges, whether it's from the corporate, they should look into that. Great. If they miss this point, the rail will go away. Great. Good point, sir. So my next question is, सर एक वर्ड है सेल्स, और बहुत ही लोग डरते हैं सेल्स से. क्यों? रीज़न सबको पता है कि सेल्स में आपको जाना होता है, यू हैव टू पिच योर आइडिया, योर सर्विसेज, योर प्रोडक्ट, व्हाटएवर इट इज़. एक व्यक्ति है जो इंट्रोवर्ट है, जो कम बोलता है, उनको बहुत ही डर लगता है सेल्स वर्ड सुनते ही. अब लेकिन करियर चूज कर लिया है सेल्स का, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को उस पोजीशनिंग कर सकता है उस मार्केट में जहाँ पर वो इंट्रोवर्ट है और फिर भी उसे सेल्स करना है? तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, सेल्स वर्ड से ना डरना नहीं चाहिए. सेल्स इज नथिंग, इज जस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके. If you talk about introverts, if you ever met any introvert, you will find they are the best listeners. Right? Yes. They have empathy. And when if you able to listen others and you have empathy with them, you definitely can make sales. Most of the time it has been seen in salespeople, because I give a lot of sales training, and I was myself in a sales for almost 10 years. Wow. In starting of my career, that we do not listen to others. We just simply go, try to sell our product, and feel like, okay, leave. Whereas sales, I tell all my trainees that, boss, sales is not selling a product. Sale is fulfilling the need of a people. If you can fulfill the need, you don't need to sell. People will buy themselves. वो खुद से खरीदेंगे. What if they don't need that product or service? See, that is where it is. You need to understand what they need. Okay. For example, एक बैंक में employee है who's working in sales. He met a customer who already have a saving account with some other bank. Okay. When you talk to them, you only try to tell my bank is better, my account is better. But actually, the other banks is also doing good. So there you need to listen what exactly he needs. What his needs is not getting fulfilled by the other bank, which your bank can fulfill. Oh. And then you pitch. And it has been seen many times, the salespeople don't have a product knowledge. They have a very basic knowledge कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट के हमारे 4 फीचर क्या हैं, हम कितना इनिशियल अमाउंट ले रहे हैं, that's it. When very interesting thing happens in one of my recent training. 22 people were sitting in my training, and some of them branch manager, branch operation managers, cashiers and all there. I simply asked them, okay, 22 people are there. Out of them, 3-4 who've been promoted within the bank itself, from different department to retail banking. So they were there in the bank. So I said, okay, you 18 people, you recently joined. They all have been joined within a 1 month's time. Okay, before joining this bank, tell me how many of you visited this bank's website? Yes. Can you believe? Out of 18, none of them raised their hand. Yes, I was going to say 1 or 2. Not even 1 or 2. Oh my God. I asked them, why did you join? Sir, offer मिली.
सैलरी अच्छी थी, आगे। एक पोजीशन ऊपर आ रहे थे, ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा ओके, बिफोर कमिंग टू द बैंक आपने एक बार भी वेबसाइट देखी, आपने देखा कि हमारा मैनेजमेंट कौन है, कौन आप, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये प्रोडक्ट दूसरे बैंकों से मार्केट में कोई एक्स्ट्रा फीचर रखते हैं? कुछ नहीं। यू सिंपली ज्वाइन, सेड यस सर। And that is where, you know, the lack of product knowledge make fear. I tell you very honestly, being I am Indore alumni. Every student who passed PGDM from IIMs, any IIMs, you know the first job what they've been offered? Sales. Okay. Especially those who have taken a specialization of marketing or any other. 70% people get placed in marketing, sales. Rest 30% people goes to finance or other division. The reason, any company says that if you can sell any product, you can head any department because you know how to sell ideas. Yes. And if you know how to sell ideas, it can help you in your personal life, professional life, anywhere. Whether you're an entrepreneur, whether you're working for any organization, it will give you a lot of leverage. For example, you are an entrepreneur, Vineet. When you first started this growth hub, you had an idea. Yes. Right? Yes. How did you pitch this idea to people? Yes. I had to just go to them, make them feel that what they need, right? I had to ask them questions कि भाई यहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है आपको, क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्या आपको प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, क्योंकि लोग बन गए हैं मैनेजर कंपनीज़ में, बट जब प्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो नए नए जीईटी को पकड़ लेते हैं जो नए नए ट्रेनी आए होते हैं कि तुम प्रेजेंटेशन दे दो क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है, राइट? तो स्टेज फियर वाली चीज़ें हैं। तो तब मैंने उनको उनकी ज़रूरत बताया, अपने प्रोडक्ट पे मुझे पता था कि मैं क्या क्या करवाता हूँ, वो चीज़ें जब पिच करी मैंने तब उन्होंने फिर मेरा प्रोडक्ट खरीदा। So you actually don't do anything except sell ideas. Exactly. When you sell ideas, then only if you can convince to others by your ideas, you're not doing anything, you're selling yourself. Yes. And your ideas. And that's how PhonePe, BharatPe, Cred, HDFC Bank, ICICI Bank, they come into existence. Insurance companies, if you talk about, all them come. Somebody had an idea. People need this. Let me prepare this and let me give it to them. Yes. That's the idea. So selling, again I say, is all about how you manage your customer relationship, how you remember them, how you make them remember about yourself, and then giving them what they need, pitch your ideas. I have seen in my banking career, many times it happens when I moved from ICICI Bank to HDFC Bank, a lot of customers moved along with me. Oh. They said, okay, we have account there, we'll keep it, but we'll open account with you also. So I said, thank you very much. But then I also realized why they are coming to me. Because whatever ideas I've given to them, it's benefited them. And when it is benefited them, they see this benefit that if we move with Piyush from one bank to another, we will continuously getting those benefits. Exactly. Okay. So that is where it comes to this particular point that sales you should not fear. It is one of the easiest thing to do in the world. So at that point, I think you sold yourself there, right? See, everyone sell. The very first day you came into this world, you start selling yourself. Until that you die, you sell yourself. You sell yourself. And the way you sell yourself, it entirely shows in your last rides. How many people are standing there with you? Is that how you sold yourself? Exactly. Wow. I've seen many people, whenever we go to the last ride places, 5, 10, 15 people are there, and somebody has a so big huge crowd, 200, 300 people are standing there. Why? Got it. Because they become something what people feel that we can cherish this relationship.
Wow. It is giving me goosebumps. I'm thinking about it like that way. It is all about this. See, when a small kid came into the world, he feel hunger. What do he do? He cries. He's selling himself. हाँ, कि I need something. हाँ. So एक बहुत पुरानी कहावत है कि बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती. माँ भी दूध नहीं पिलाती. बिल्कुल सही कहा. तो सेम चीज है ना, आप कस्टमर की नीड को नहीं समझेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा. बच्चा रो के अपनी नीड बताता है, तो उसकी माँ उसको फुलफिल करती है. बिल्कुल. That's great. Thank you sir. So moving to the next question. तो सर एक वर्ड है जो आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी एक वर्ड आता है. हमारा जो यूथ है कमा सब रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सेविंग, अभी पूछा जाए कि हाँ सबके अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं रुपए, कितना सेव कर रखा है, मैं कहता हूँ 70-80% के पास पैसा नहीं मिलेगा जेब में, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस. कोई भी अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, इवन स्टूडेंट भी, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा सकें और जितनी जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर सकें, या कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे टिप्स? ओके. ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इट्स टेकिंग मी बैक टू माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1995. ओके. सो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा फाइनेंशियल कंपनी से. तो तब आपने IIM से अपना करा था MBA? नहीं, मैंने बाद में किया. ओके. सो जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी पहली, सो माई ब्रदर वॉज देयर. ही ऑलवेज सेड पीयूष सेव कर, पीयूष एक काम कर, इस प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं. एंड आई वाज लाइक अरे भैया क्या जरूरत है, ये अच्छा भला पापा ने घर दिया हुआ है, रह रहे हैं इसमें, एक फ्लोर आपका एक फ्लोर मेरा, ज़्यादा है बाद में 2 फ्लोर और बना के रेंट पे चढ़ा देंगे. क्यों इधर उधर हाथ पैर मार रहे. वो हमेशा कहते रहे मुझे. लेकिन शुरू के 4-5 साल वही अपना यंग एज वाला जो एक होता है, तो मैं इस क्वेश्चन को वो रिलेट कर पा रहा हूँ पीयूष आज से 20 साल पहले का. 30 साल हो गए. 30 साल बल्कि 30 साल पहले का. तो उस टाइम पे जो मेरे भाई ने मुझे एडवाइसेस दी वो मैंने नहीं सुनी, और वही एडवाइसेस आज मैं चाहूँगा कि मैं आज ये तुम्हारे सवाल के थ्रू अपने ऑडियंस के पास भेजूँ, ऑडियंस को ये बताना चाहूँ कि सेविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वेदर आप 22 साल के हैं, वेदर आप 32 साल के हैं, और आज चाहे मैं 53 ईयर्स का हूँ, लेकिन सेविंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, वी शुड ट्रैक अवर एक्सपेंसेस. हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या है, हमारी इनकम क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए आई सजेस्ट ऑल दी यंगस्टर्स हु started first job or maybe done 6 month or 1 year job, start saving at least 10% of your monthly salary. I'm not asking too much, 10% only. Let's say you have a 20,000 rupees salary, सिर्फ 2,000 रुपये महीने के आप सेव करो. आप उसको सेविंग अकाउंट में रखो, आप उसको FD में डाल दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई पर्टिकुलर शेयर एक खरीद के डाल दो कि अगले 5 साल के लिए मैं बट स्टार्ट सेविंग. एंड जितनी जल्दी आप करो, जितनी अर्ली आप करोगे, उतना बेस्ट है. अगर किसी को लगता है कि यार मुझे किसी भी फाइनेंशियल वर्ड की समझ नहीं है, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट. वेरी सिंपल, 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो 2 फंड पकड़ो. सबसे पहले एक टैक्स सेवर फंड पकड़ लो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपके टैक्सेस बढ़ेंगे. ELSS या सेम ELSS. तो ELSS टैक्स सेवर जो होते हैं, वो अपने उस फंड में एक में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, तो इट विल से हेल्प यू. ऑन एनी म्यूचुअल फंड इफ यू इन्वेस्ट, इफ यू कीप योर मनी फॉर ऑलमोस्ट लेट्स से between 5 to 7 years in a first go, then you see exponential growth over there. It's skyrocket like anything. And then you should also create a emergency fund. जैसे आपने 2,000 रुपये सेव किए तो आप 1,000 रुपये स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगा दो. 1,000 रुपये आप अपने पास अकाउंट में डाल के रखो, उसमें से 500 रुपये की एक RD करा दो.
अच्छा, 10 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग 500 रुपये हर महीना 10 साल के लिए कटता रहेगा आपके सैलरी अकाउंट से या जो भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जाता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक बैकएंड में इमरजेंसी फंड भी क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब यू नेवर नो कब ले ऑफ हो जाए, कब आपका ले ऑफ हो जाए। रिसेंटली बिकॉज ऑफ AI I have heard so many people, almost 10-20,000 people has been asked to leave. in a single Recently, company. I come across one of my friend. He was working in one of the organization for 10 years, in fact 12 years. Okay. And suddenly company says, sorry. कल से आप नहीं आना. We sorry, we don't. This position has been abolished. तो आप का ये 1 महीने का नोटिस है, 2 महीने की सैलरी है. Now think of it. If this person, I'm just talking about that if this person has invested 1,000 rupees in a mutual fund, 500 rupees in a saving account and 500 rupees in RD, he don't need to worry about it. उसने अगर 10 साल पहले से ये इन्वेस्टमेंट की होती या की होगी, आई एम श्योर की होगी उसने, या नहीं करी है और 50% भी उसका किया है, तो उसको अगले 1-2 साल तक सोचने की जरूरत नहीं मेरा घर कैसे चले, मेरी EMIs कैसे जाएंगी, बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी उस पैसे, उसकी बेसिक नीड, कोई घर की गाड़ी की कोई EMI है तो वो भी चली जाएगी. सो दैट इज वेयर आई ऑलवेज सेज ट्रैक योर एक्सपेंसेस, save regularly, whether it's small number, save it, and then create emergency funds. And if you have those things with you, you don't need to be worried. But make it a habit. Great. If you have a habit, let's say, if I talk about the basic habits of everyone, that you brush daily. Same way. The way you brush daily, you never forget. Yes. You know, whether you get up at 11 o'clock in the morning, whether you get up at 5 o'clock like you, who get up at 4 o'clock in the morning, you never forget to brush your teeth. Exactly. Same way, every month you don't forget to invest money. And जैसे जैसे सैलरी बढ़ती चली जाए, ये 10% बढ़ता चला जाएगा. आप उसको अगर करते चले जाएंगे तो बहुत सारे सेविंग ऑप्शंस हैं जो बहुत ही सिक्योर हैं. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यू कैन ओपन बैंक में, कहीं भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी जाके आपको जमा करना होता है. 500 रुपए सिर्फ साल के जानले होते हैं. अगर आप 500 रुपए महीने के भी डाल दो, तो जो इस पे इंटरेस्ट आता है ना, 15 साल के लॉक इन के साथ ही आता है. 8% के आसपास है. सिर्फ 8.5% नहीं है, लोगों को गलत फहमी है. अच्छा, इंटरेस्ट रेट 8.5% है. ठीक है, लेकिन इसका जो यील्ड आती है, कंपाउंडिंग करके, हाँ, जो हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, इट रीचेस टू 12%. ओके, 10 to 12% पहुंच जाता है. क्योंकि ब्याज पे ब्याज वो 15 साल तक ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 11-11.5% टच कर जाता है. देन आजकल जितने भी प्राइवेट में लोग काम करते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिलती. बिल्कुल ठीक है, आपका EPF कटता जरूर है, उसमें से एक पेंशन रहती है, लेकिन वो पेंशन इतनी नहीं होती कि आप कल को जरूरत पड़े तो आप एक मतलब बेसिक नीड्स भी पूरी हो सकती नहीं हो सकती है. लेकिन एक नया गवर्नमेंट निकाला है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम. यू इन्वेस्ट इनटू दैट एंड बेस्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो, तो कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा है वो. सबसे बड़ी बात ये है कि वो टैक्स सेविंग में इतना इफेक्टिव चीज है. अच्छा, कि अगर आपकी जो 1.5 लाख रुपए की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ये 50,000 रुपए उसके ऊपर है. अच्छा, 150 प्लस 50, तब तो बेस्ट है. सही है. अच्छा, वो मेरे को भी करवाना पड़ेगा. हाँ, इट्स रियली देयर. ग्रेट. एंड पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट. सेम वे, लाइक यू नो, आपको पता है आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है. हाँ, जो कि बहुत ही मतलब कहें तो कुछ भी हो सकता है. yes. लोग जो रेगुलर जिम जा रहे हैं, जो डेली 10 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, भी हो जा रहा है. 36 से 46 साल की उम्र के बीच में, एंड दे आर सेइंग बाय बाय टू द वर्ल्ड. सो इन दैट केस इट ऑलवेज लीव अ फाइनेंशियल वैक्यूम टू द फैमिली. सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट एवरी पर्सन should have 2 insurance policy with them. One is a term insurance, which is totally
say that if something happens to me, the money will come back to my family, right? Yeah. And you know, like you are very young or young people are there, if they buy right now this term insurance, they are getting 1 crore rupees term insurance for hardly paying 8-10,000 rupees per Yearly. year, Yes. and it safeguards so much to the family. See, I know the inflation is there, but 1 crore will always fetch you the things of 1 crore. Exactly. Then second thing, which people usually who's working in organizations ignore this, which is a very biggest thing, is medical insurance. Medical insurance. Health insurance, medical insurance, whatever you want to call it. Because again, as just I given you example that my friend has been late, his organization was a software organization, they were giving him 10 lakh rupees health insurance. He had 2-3 incidents जिसमें उसको वो यूज हो गया. But now what will happen? Yes, he is now 35 plus, and now he has to buy from outside, and it will cost him a lot, so much. Yes. Although he has to take it. That's what I tell my youngsters. जितने भी ट्रेनीज मेरे बैंक की ट्रेनिंग में आते हैं, जितने भी मेरे ट्रेनीज, चाहे मैं वो सेल्स की ट्रेनिंग देता हूँ, चाहे मैं कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग देता हूँ, इवन आई टेल माई स्टूडेंट्स इन कॉलेज कि एज you start working, buy one medical insurance for yourself. तो ये कंपनी से अलग वाला, yes, अपना पर्सनल? yes, personal. Okay. And इसका बेनिफिट यही है कि आप see, these days it's a very volatile market. बिल्कुल. अभी ट्रम्प साहब ने झंडा खड़ा कर दिया. हाँ. उससे पहले हमारा इंडिया पाकिस्तान का हो गया था. बिल्कुल. तो रिसेशन कहीं ना कहीं हिट करता रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेके. फिर कभी ऑयल की कमी है, कभी किसी चीज़ की कमी है. तो कब कौन सी कंपनी ये बोल दे कि भाई चलो बाय बाय, लेट्स ब्रेक अपार्ट. तो उस केसेस में अगर आपके पास अपना टर्म इंश्योरेंस है, आपके पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड है, आप अपने एक्सपेंसेस को आपने हमेशा कंट्रोल करके रखा है, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ पैनिक अटैक. एंड दैट इज व्हाट माय एडवाइस टू, एज यू आस्क, that track your expenses, save little, create an emergency fund, and be happy. Great. So moving to the next question, sir. Sir, जैसे कि आप अभी आपके पास इतनी सारी नॉलेज है, आप सेल्स पे भी ट्रेनिंग देते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी, न जाने क्या क्या, राइट, कम्युनिकेशन और BFSI सब पकड़ रखा आपने. अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आपने कैसे सोचा कि ठीक है मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, मैं टीचिंग्स देना चाहता हूँ, मेंटोर करना चाहता हूँ लोगों को, तो वो किस दिन, मतलब वो टर्निंग पॉइंट कब आया लाइफ में? Okay, so I tell you, in 1995 I started my career in a financial company. Then I moved to bank. I worked with 3 banks. The second bank was my ICICI bank. तो वहाँ पे जब मैं था तो मुझे NRI सर्विसेज डिवीज़न में ट्रांसफ़र किया गया या मैं मूव हुआ. Okay. तो वहाँ वो मुझे बड़ा मज़ा आया उसको पढ़ने में. अच्छा. इतनी ज़बरदस्त कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ कोई. हाँ. ऐसे NRI सर्विसेज को मैंने पढ़ डाला. ठीक है. सारे RBI के जितने भी रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, इनकम टैक्स के रूल्स, इंश्योरेंस के रूल्स सब पढ़ डाले. तो NRI सर्विसेज में आपको बाहर के लोगों को हैंडल करना था ना? हाँ. और तो लेकिन उसके लिए नॉलेज जरूरी है, तो आपने वो सारा नॉलेज गैदर करा. ओके, गॉट इट. ठीक है. जो जितने भी NRI कस्टमर, नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स थे, उनको करा. तो वहाँ पे ना हमारी ट्रेनिंग्स होती थी. अच्छा. तो मैं जब पहली बार ट्रेनिंग लेने गया, क्योंकि नया मूव किया था, तो मेरे को ट्रेनिंग मिली. तो मैंने ट्रेनर को देखा, एक मैम हमें पढ़ाती थी, मुझे नाम याद नहीं है उनका, लेकिन आई वॉज वेरी गेट फैसिनेटेड विद द वे शी यूज टू टॉक. ओके. और उनकी ट्रेनिंग इतनी स्मूथ होती थी कि बहुत ही बढ़िया. तो फिर मेरे को सेकंड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, मैंने वो ट्रेनिंग भी करी. थर्ड ट्रेनिंग में वही मैम आई जो फर्स्ट ट्रेनिंग जिन्होंने मुझे दी थी, और उसके बीच में एक महीने का गैप था. ओके. तो मैं ट्रेनिंग में पहुंचा. बाय द तब तक टाइम मैम ऑल्सो कम टू नो दैट कि पीयूष को NRI की बहुत अच्छी नॉलेज है. ओके. आसपास की ब्रांचेज के लोग भी मेरे से अक्सर पूछ लेते थे कि अच्छा हम कैसे करें, यहाँ अटक गए, वहाँ अटक गए. तो ठीक है, हमारी ट्रेनिंग 1 दिन की थी और आधे दिन की ट्रेनिंग हुई.
आधे दिन की ट्रेनिंग के बाद मैम को कुछ काम आया और उन्होंने बोला कि मैं अभी 2 घंटे में आ रही हूँ, पीयूष यू टेक ट्रेनिंग. Okay. एंड आई वाज लाइक, Trainee is trainer now. and I was like, ma'am, बोले नहीं नहीं, I know you can handle it. And the words were like, I can handle it. And then suddenly I got up and started giving training. And that day I felt very good. I have been bombarded with the questions by my fellow colleagues by thinking that they were actually felt कि हम इसकी रैगिंग कर रहे हैं. अच्छा. इसे सवाल पे सवाल पूछे जाओ, सवाल पे सवाल पूछे जाओ. And I was able to answer almost 90%. I'm able to answer and really liked it. मैम आई 2 घंटे बाद, उन्होंने पूछा, बोले मैम इसने तो सारे सवाल का आंसर दे दिया, हमारी कोई क्वेरी ही नहीं है. And suddenly then I start telling people things. Okay. From there I moved to HDFC Bank. So when I reached HDFC Bank, I was given a cluster of branches to handle where I have to NRI services से जितने भी वहाँ employees थे उनको सिखाना था, बताना था. तो मैं trainings देने लगा. And somehow मेरा trainings में एक interest develop हो गया, teaching में, training में. तो after that I started my one of entrepreneurship journey, but we are not able to do much into that. Then I did not think to go back to the bank. Okay. I said, let me go to teach. Okay. And whatever knowledge I gain it, let me spread, let me share. And 2009, I started my teaching journey. In one of the institute in Greater Noida, I joined assistant professor. I start teaching my classes. Because I had a lot of corporate experience, so I always give lot of examples to my students, so they start praising me. Slowly and slowly I start feeling कि मेरी क्लास काफ़ी अच्छी हो रही है, engaging हो रही है, मैं काफ़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ. And उसने तो जो मेरा turning point बनाया वो आज तक चल रहा है. Wow, great. Now I started with college student. Now then I moved to corporates, then bank employees, then insurance company employees, and everywhere is going on. Wow, that's so great, sir. Good to know. And I still feel today that this is one of the best decisions of my life of start teaching, training, and mentoring. Wow, enjoying the life. Enjoying anything. Wow, great. When I enter into a room, I forget everything. Exactly, same here. Great, good to know that. That was the turning point. सर जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके ट्रेनिंग करते हुए. ट्रेनर्स जो हैं, हमारे ट्रेनर्स भी बहुत सारे ऑडियंस हैं, ट्रेनर्स जो देख रहे हैं उनको एक ऐसी टिप दीजिए जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ट्रेनिंग कैसे इफ़ेक्टिव हो वो चीज़ ज़रा बताइए. क्योंकि सर डेकेड का एक्सपीरियंस है, सो आई होप कि लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि ट्रेनर्स बहुत हैं मार्केट में, बट डिलीवरी स्टाइल कैसे आपका इतना इम्प्रेसिव हो कि वो वहाँ पे आपको बार बार बुलाया जाए जहाँ भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएं. सो एज ए टिप टू माय ट्रेनर कोलीग्स, आई विल से दैट ट्रेनिंग हैज़ टू बी एंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल. I just quickly share one example. In one of my recent banking and financial services training in a bank, I was teaching them the KYC theoretically. Theory was going on, I was telling them definition and many things I was telling them. Then I saw people are not engaged. They're disengaged. Their mind is going somewhere else. So I quickly stopped there and I suddenly tell them that what would happen if you don't fulfill KYC criteria, what kind of a penalty bank has to pay, what lack would be there, and how the system can get corrupted with that. And when I shared some of the example, I also talked them and giving them a sample documents and the account opening form to find out the red flag, and if you don't go for a proper KYC, and suddenly the shift has happened. The whole room get engaged. They start talking about that in form of that what they have experienced in their previous organization, and the same thing should not happen in their current organization, and suddenly the whole energy got shifted to practical things rather than theory. Okay. So that is what I will say, that as a trainer you need to understand the mood of your session or your trainees. Are they listening to you?
Are they getting engaged with you? Are they comfortable to talk to you? And if you find anything is missing, bring some practical environment into that. Even a humor can do sometimes wonder. If you bring a good humor, let's say you crack some joke which is related to banking or maybe communication skills or maybe whatever skills you are sharing it with them, or you can bring some humor about what is happening these days. I recently saw one video where the one guy was standing on the podium and he started talking about things like he simply asked, is Mr. Narayan Murthy is here in the crowd? And everybody says no. He said, oh, he must be completing his 70 hours of the week. Oh. So humor plays a big role. That kind of a things, bring the energy, shift monotonous, and bring the environment in a lighter way, and that you can take your thing which is going down to up in your session, and you can deliver that engaging and impactful training. Wow. So for engagement, asking question is equally important, right? Yes, very Because important. जब तक हम बताते रहते हैं people feel bored, right? बोर हो जाते हैं. और जैसा कि आपने बताया कि प्रैक्टिकल पे ज्यादा हमें फोकस करना है rather than theoretical, because वो बुक्स पढ़ते पढ़ते तो बचपन से पढ़े हुए हैं. So मैं तो हमेशा अपने सेशंस में बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ, ताकि उनके दिमाग के घोड़े दौड़े. हाँ बिल्कुल, दिमाग खुले. बहुत सारे ऐसा होता है कि जैसे कोई बीएम आए हुए होते हैं और साथ में कैशियर्स भी होते हैं, तो बीएम आंसर देने लगता है तो मैं उनको रोक देता हूँ. मैं कहता सर आप रुकिए, एक बार जरा ये जो जूनियर्स आए हैं इनके दिमाग की ऑयलिंग हो जाए और इनके घोड़े दौड़ जाए, उसके बाद तो फिर हम आपसे इनपुट लेंगे, इनसाइट लेंगे इसमें. तो होता यही है कि ऐसे में जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो वो कहते हैं और जो इधर से सीनियर लोग कहते हैं, फिर उनका मैं सम अप करके क्लास को आगे बढ़ाता हूँ. वाओ. बीएम मींस ब्रांच मैनेजर, राइट सर? यस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर. तो जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है ट्रेनिंग में, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, क्या कभी कोई ऐसा मेजर स्ट्रगल आया, मतलब इस करियर में जो 30 साल का आपका करियर आपने बताया है, तो उसमें कोई कभी ऐसा आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे मतलब अब नहीं हो सकता, ऐसा करके कोई मोमेंट? हाँ, एक इनफैक्ट जो मैंने अपना शुरुआत करी थी आपके इस आज के पॉडकास्ट में, वो एक चीज़ थी जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया. वो था कम्युनिकेशन स्किल. ओह. मुझे आज भी याद है 1998 में मैं एक कंपनी में काम करता था और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश वो बहुत पुअर थी. ओके. मतलब इतनी पुअर थी कि मेरे ऑफिस में एक पर्सन था, ही वाज फ्रॉम हैदराबाद and he has a very good English, the people from South always has a better English, exactly, spoken English and all, and he used to make a fun of me. And matlab day in day night, whether I'm talking to him over phone, whether I'm sitting in front of him, and if I say anything in English, he used to make fun of you. मतलब ऐसा फन तो कई बार ऐसा मन होता था कि यार लड़ाई हो जाए या चल मैं छोड़ के जा रहा हूँ. अच्छा. मतलब इतना कई बार ऐसा टॉर्चर फील होता वाला. हाँ. लेकिन फिर देन आई रियलाइज कि नहीं यार, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लैक कर रहा है. पर उसकी एक बात मुझे हमेशा इंस्पायर भी करती थी. वो पता है, वैसे तो वो मजाक में बोलता था, लेकिन कभी कभी वो सीरियस होकर ये बोलता था कि पीयूष, तेरी इंग्लिश जितनी मर्जी खराब हो, लेकिन तू जितने कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, ये बहुत सॉलिड चीज है. तो गलत भी बोलता है तो कॉन्फिडेंस से बोलता है. तो somehow this stick to my mind कि कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट थिंग. बट अब मुझे थोड़ा सा अपने को ब्रश अप करना है. बिल्कुल. मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है, मुझे इंग्लिश को अच्छा करना है. सो देन देयर टाइम वी यूज्ड टू हैव अ वन बुक written by Wren and Martin, English grammar book. Okay. I picked up that book and start going through it because I was working, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब भी टाइम मिलता था तो उससे पढ़ना शुरू किया. इससे पहले when I was one school, तो एक बार मैं इंग्लिश के पेपर में फेल हो गया. तो जो मेरे टीचर थे
आर के यादव सर, मुझे आज भी उनका नाम याद है, भूलता नहीं हूँ। उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त था, सफ़ेद बाल, सफ़ेद बड़ी बड़ी मूछें। ये सेड पीयूष, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इंग्लिश में फेल हो जाओगे। और जबकि मैं खुद को कभी इंग्लिश में अच्छा समझता ही नहीं था। ओके। तो उनके ये वर्ड्स जो थे वो मुझे तब हिट किए जब मैं जॉब करने चला। कि यार उस इंसान को मेरे में इतना भरोसा था कि ये इंग्लिश में फेल नहीं हो सकता, ये हो गया। मैंने उस टाइम पे भी अपने वो लड़कपन होता ही है, स्कूल डेज में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो जॉब करने चला तो ये हिट किया। दैट वाज अ स्ट्रगल विच आई ओवरकम। देन आई गॉट वन ऑफ द पर्सन हु टोल्ड मी कि पीयूष, अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो ग्रामर की बुक के साथ न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का। ओके। सो आई स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। हमने घर में न्यूज़पेपर ही चेंज करा दिया, हमारे पहले हिंदी का आता था, हमने उसको इंग्लिश का करा दिया। मैं और मेरे भैया दोनों पढ़ने लगे। देन उसके बाद मैंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए इंग्लिश के, मैगजीन्स पढ़नी शुरू कर दी, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश। तब जाके और फिर मुझे किसी ने बताया कि इंग्लिश मूवीज़ देखो जो सबटाइटल के साथ आती है और उनके सबटाइटल पढ़ो। हाँ। फटाफट पढ़ो, तो उससे क्या होगा, तुम्हें सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। डोंट स्टार्ट गोइंग फॉर अ ग्रामर, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। Once you make a proper sentence, your grammar will automatically correct it. Correct. So that is what I adopted. Wow. और somehow I reached today. Although still मैं को हमेशा यही लगता है कि नहीं यार, कुछ और बेटर कर सकता हूँ, कुछ और बेटर कर सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट तो सर पूरी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बढ़िया कर सकता हूँ। तो ये एक कह लो कि लॉन्ग बैटल है जो चली आ रही है। बिल्कुल। And I am still into this and I am making myself much better. Great. And somehow I felt कि I overcome this problem. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि वो लैंग्वेज है, हमने हिंदी कैसे सीखी, क्योंकि सब कुछ हिंदी में कर रहे हैं। तो अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश भी सब कुछ इंग्लिश में करना शुरू करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। कोई साइंस है ही नहीं। कल को जापानीज सीखनी, जापानीज सब कुछ सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना कर देंगे, सीख जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक मूवी है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की, टू स्टेट्स नहीं है, जिसमें वो गांव से होता है, हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ। तो उसमें श्रद्धा कपूर उसको एक टिप देती है, जो मैं चाहूंगा कि मैं सारे उन ऑडियंस को वो टिप दूं जो आज इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये टिप ये है, स्टॉप थिंकिंग इन हिंदी एंड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बात करने का तरीका है, वो इंग्लिश उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश एंड यू विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। वाओ, बिल्कुल सही बोला। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं जो कनाडा में रहते हैं, मेरे सीनियर थे कॉलेज में। उन्होंने लिटरली मेरे को मैसेज भेजा और उससे 2 दिन पहले ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि सोचना शुरू कर दो इंग्लिश में। छोटे छोटे सेंटेंस सोचो कि नाउ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, नाउ आई एम वेयरिंग माई शूज, राइट, नाउ आई एम अनड्रेसिंग माई सेल्फ। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर दो। और उन्होंने उनका मैसेज आया कि विनीत भाई अपने स्टूडेंट्स को बोलो कि वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दे। मैंने सारे बच्चों को दिखाया, बोला देखो परसों ही सिखाया था मैंने और आज ये मेरे सीनियर का मैसेज। आप उनको ये फिल्म का क्लिप भी दिखा सकते हैं। हाँ, फिल्म का क्लिप में भी तो अच्छा रहेगा, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सर हम सेल्स की, बैंकिंग की, फाइनेंस की सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। एआई हर जगह, राइट? तो एआई आपका एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि एआई हर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अपनी जगह ले रहा है, बना रहा है। तो जब बात आती है बीएफएसआई सेक्टर में, जो लोग हैं आज जानना चाहते हैं, या जो लोग अभी ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड दे वांट टू प्रमोट देमसेल्फ इन देयर ओन कंपनीज, अपना प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में उनको फ्यूचर जॉब मार्केट जो होने वाली है, जो कि पूरी मतलब मोस्ट ऑफ द जो मार्केट है वो एआई बेस्ड होने वाली है, तो उसमें कैसे कोप अप कर सकते हैं? वो क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिससे कि वो कोप अप कर सकें एआई जॉब मार्केट के साथ? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के सिनेरियो को देखते हुए। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बीएफएसआई सेक्टर इज़ टोटली एन ह्यूमन सेंट्रिक सेक्टर। ह्यूमन सेंट्रिक। ओके। यू कैन नॉट गिव सर्विसेज विदाउट ह्यूमन, यू कैन नॉट मीट कस्टमर विदाउट ह्यूमन, सो दिस इज entirely depends on humans. Okay. AI cannot replace a human job in BFSI sector. Yes, it can be a tool which can help them to grow. It
can be a tool for banking companies to make better products Okay. for their customers, but ultimately you need humans to take those product to the customers. Okay. So AI cannot remove or take away the jobs of the people if all the bank employees or any other, whether you're marketing professional, banking professional, insurance professional, you in a IT professional, if you start taking AI not as a threat but as a friend and start learning it. Okay. If you can learn AI properly, Hmm. there are so many tools available there that it can help you in your day-to-day work. Okay. First of all, it can create lot of portfolios for you. They can structure your day. They can tell you how to approach the customer. They can even tell you how to pitch the customers. If you look at the chat GPT, if you just give a proper command, it give you everything. Exactly. राइट सो मैं यही कहूँगा कि AI से दुश्मन मत समझो, उसको दोस्त समझो और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करो. लाइक इन वन ऑफ माई सेशन इन बैंक, आई इवन टोल्ड that how you can create leads through AI. AI. Wow. That's interesting. आप अपने एरिया को अगर ढंग से छाने और AI का यूज करें तो आप अपनी लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं. कस्टमर को कैसे बात करनी है, वो कस्टमर को मेल भेजनी है, कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, टेक द हेल्प ऑफ AI. So make AI your ally, right? Exactly. Not your opponent. Yes, Or exactly. who is going to who is going to eat your job? इट इज़ नॉट पॉसिबल. मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो लोग AI से डर रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, रिसेंटली देयर इज अ न्यूज़ इन द पेपर, एक कंपनी ने 800 लोगों को AI की आने की वजह से निकाला. हाँ. लेकिन जब वही AI उसका काम नहीं कर रहा था, उसने उन्हीं 800 लोगों को डबल सैलरी पे. हाँ, I have heard that thing. हायर किया. बिल्कुल. तो डू यू अंडरस्टैंड? भाई AI कोड लिख देगा, लेकिन उस कोड को चेक कौन करेगा? करेगा. छोटी सी सिंटेक्स एरर होगी, पूरा कोड खराब. बिल्कुल बिल्कुल. So take AI as your friend, not as your enemy. It is a tool to do your things better. It can structure your day. It can structure your pitch. It can structure your way you approach the customers. It can even help you to create new products for your customers. Great. इसमें मेरी एक फेवरेट लाइन है AI से रिलेटेड सर. तो मैं ये बोलता हूँ कि AI is not going to take your job. The people who know how to use AI, they are going to take your job. Exactly. Right? They will learn replace you. AI won't replace you. Of course. Right? See, any tools ever comes. हाँ. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको. जब मॉल्स बनी पूरे दिल्ली NCR में, तो लोगों ने बोला छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी. हाँ. लेकिन आज मॉल्स बंद हैं, छोटी दुकानें आज भी वही हैं, बल्कि डबल हो गई हैं, ट्रिपल हो गई हैं. तो सेम वे AI आपकी जॉब नहीं ले रहा है, आप अपनी जॉब उसको दे रहे हैं. तो अगर आप उसको सीख लें, डबल हो गए चांसेस तो आपकी जॉब पाने के. आपके जॉब बल्कि प्रमोशन हो जाएगा, पैसे भी डबल. हाँ, क्योंकि आप जल्दी काम करके दे दिया करेंगे. वाओ, ग्रेट. ठीक है सर, अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे. तो सर, जैसे आप कॉलेज में ट्रेनिंग्स देते हैं, बच्चों को फ्यूचर रेडी करते हैं जॉब्स के लिए, राइट? चाहे वो BFSI मार्केट में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक आप देखते हैं? क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो आधे से ज़्यादा यूथ है और उनको चाहिए गाइडेंस. तो इंटरव्यूज़ में क्या वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए? तो एक टिप दीजिए कि कैसे वो अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, सो जो मैं टिप दूंगा वो ऑडियंस को आई थिंक समझ आएगी. और जो ये मिस्टेक है ये सभी लोग करते हैं. और सच बोलूं तो विनीत, स्टूडेंट से ज़्यादा वो करते हैं जिनको 4-5 साल हो गए होते नौकरी करते, जो प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या जो जैसे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहां भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो भी ये कॉमन मिस्टेक वो आज भी करते हैं. ओके. सबसे पहली चीज, दे नेवर रिहर्स कि हमसे इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है. हाँ. वो कभी भी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे AI की, AI is such a wonderful tool that it can tell you the probable question can be asked in your interviews. You just need to prepare for that. Then they overtalk. Question है A, answer should be A1, they reach to B1. They don't think of that कि हाँ भाई हमें इतना ही बोलना है या हमें यहीं रुकना है.
या जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया दे स्टार्ट रिएक्टिंग रेदर देन रिस्पॉन्स. सो आई ऑलवेज एडवाइज टू ऑल दी माई स्टूडेंट्स, ऑल माई ट्रेनीज, वेदर आपका इंटरव्यू चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, आपके ऑफिस में मीटिंग चल रही है उसमें आपसे पूछा जाए, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसमें पूछा जाए, नेवर रिएक्ट. अगर करें तो रिस्पॉन्स करें. 10 सेकंड का टाइम लें, क्वेश्चन को सुने, उसको अपने माइंड में प्रोसेस करें, उसका एक छोटा सा आंसर तैयार करें और फिर बोलना शुरू करें. इफ़ यू डू दिस प्रैक्टिस आई कैन टेल यू दैट यू विल वेरी वेल नो कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ले जाना है और कहाँ ख़त्म करना है. ये मिस्टेक अपने आप होनी बंद हो जाएगी. और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स. द स्किल्स इफ यू हैव, यू नो हाउ टू ग्रीट पीपल, हाउ टू टॉक, how to behave, how to sit on chair, how to make an impression, and how to sell yourself. Interview process is nothing, just sales to each other. Yes. The company is selling to candidate, candidate selling to the company. Yes. That's it. So that is where again I'll say one tip, be confident, talk to your interviewer with a full eye contact and don't talk over time. जितना आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप उसको ख़त्म करिए. और यहाँ पे एक फिर से कहूँगा, अगर आपका इंटरव्यू जिस भी लैंग्वेज में चल रहा है उसी लैंग्वेज में सोचो और उसी लैंग्वेज में आंसर दो. 99% जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं. तो जब आप अपना आंसर फ्रेम कर रहे हैं अपने माइंड में, उसको इंग्लिश में फ्रेम करिए और इंग्लिश में ही जवाब दीजिए. इससे आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपने सोचा है आप वो बोल पाएंगे. नहीं तो हिंदी से इंग्लिश के कन्वर्जन में बहुत सारे वर्ड छूट जाते हैं, बहुत सारी लाइनें छूट जाती हैं, आपका पूरा का पूरा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने तो जवाब सब दे दिया, फिर इंटरव्यू ने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया. यस, वो लैग उसे नहीं पता चलता कि वो लैग हुआ है वहाँ पे हिंदी को इंग्लिश कन्वर्ट करने में. सोचना शुरू करिए इंग्लिश में ही. अगर सेंटेंसेस नहीं आते तो टेंसेस सीखिए. सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखिए और उसको फिर मन में रिहर्स करने लगिए और एक दिन आएगा जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे. कोई ऐसी टिप सर जो आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को जिससे कि उनकी लाइफ और इजी हो जाए, जो हमारा यूथ है, जिससे वो एम्बिशियस हो जाएं और कुछ बड़ा करने का सोचें. एक टिप जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें अपने लाइफ एक्सपीरियंस से. ओके, सो मैं ये टिप आपको वही दे रहा हूँ जो 18 साल के पीयूष को उसके 22 साल के भाई ने दी थी. कि पीयूष हमेशा, उन्होंने एक बुक मुझे गिफ्ट करी, उस पर ये कोट उन्होंने लिखी हुई थी जिसको मैं आपको बता रहा हूँ. ट्राई टू हिट द सन, ट्राई टू हिट द सन, एंड इफ यू ट्राई टू हिट द सन यू विल ऑलवेज ग्रो अप और पुल अप योर सेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड. आकांक्षाएं ऊंची रखिए, एस्पिरेशंस ऊंची रखिए, बी जेन्युइन एंड कीप वर्किंग. अगर अपनी आकांक्षाओं को ऊंचा नहीं रखेंगे तो आप कभी भी ऊपर उठना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. हमेशा अपना एक टारगेट बनाइए, गोल बनाइए और उस पर चलिए. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला. सेल्स, BFSI, सारी चीज़ों से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड. एंड हमारी ऑडियंस जो है उनको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपने आज चीज़ें बताई हैं जो कि उनकी लाइफ में काम आएंगी. हमारे चैनल से अगर आपको किसी भी तरह से नॉलेज मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. हम इंडिया के बेस्ट लोग लेकर आते हैं अपने पॉडकास्ट चैनल पे जो कि आपके साथ बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करते हैं. जब आप इन इंसाइट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी, जिसे कहते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी. तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द ग्रोथ हब पॉडकास्ट. थैंक यू सर. थैंक यू विनीत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट.